बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो अहम विकटें गिर गईं। साबिक फाकी वजीर डॉक्टर शीन मजारी साहिबा और साबिक सूबाई वजीर और तर्जुमान भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के फयाजुल हसन चौहान साहब ने पाक तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीन मजारी साहिबा ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ इस तरह के वाक़यात की वो मुखालिफ हैं। उन्होंने क्या कहा, आपको थोड़ा सा वो हम सुना देते हैं। डॉक्टर शीन मजारी जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट का हिस्सा थी और इमरान खान आज ट्वीट भी किया था डॉक्टर शीन मजारी साहिबा के हवाले से, लेकिन डॉक्टर शीन मजारी ने PTI को छोड़ने और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया। मैं 9th और 10th मई पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है और क्या कहते जमा भी करवा दी है। और ना सिर्फ 9 और 10 मई और ख़ुसूसन उसकी तो बात कर रही हूँ, लेकिन हर किस्म का वायलेंस हमेशा से कंडेम किया है। ख़ास तौर पे जो स्टेट रियासती सिंबल्स होते हैं, जैसे GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही और साथ में PTI भी छोड़ने का ऐलान किया। फयाजुल हसन चौहान साहब ने इमरान खान साहब पे, जो पार्टी के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, शदीद तनकीद की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और परवेज़ इलाही साहब से मिलकर अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे। हम व्यूअर्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहम रहनुमाओं की जो राहें हैं वो जुदा हो रही हैं। आप आफ्ताब सदीकी साहब का विजुअल देख रहे हैं, मलिक अमीन असलम हैं, इसके अलावा आमिर कियानी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा से इनके बहुत से अरकान, उस्मान तरकई साहब छोड़ गए, इकबाल वजीर साहब छोड़ गए, हशाम साहब छोड़ गए, आज कराची से MPA बिलाल गफ्फार साहब जो हैं उन्होंने छोड़ दिया। तो अब इसमें अहम नुकता यह आज की नशिस्त में, जिसका हम तजिया भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। दूसरी जानब हमने देखा कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा साहिबा की अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से नैब में पेशी थी। इमरान खान साहब से अलकादर यूनिवर्सिटी के हवाले से जो अतियात मिले हैं उनकी तफसीलात नैब हुकाम ने मांग ली हैं, जबकि एहतसाब अदालत ने बुशरा साहिबा को बेल दे दी है। इस हवाले से उनके वकला भी पेश आए। 190 मिलियन पाउंड का ये स्कैंडल है जिस हवाले से इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश किया गया है, उनको सवालनामा भी दिया गया है। इमरान खान साहब ने इस हवाले से कहा था कि वो कोऑपरेट करेंगे। आप वाज़ेह रहे कि 9 मई की उनकी इसी केस के हवाले से गिरफ्तारी अमल में आई थी। उस नुक्ते को भी हम ज़ेर बहस लाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने बयान भी दिया है गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू देते हुए कि वो तमाम कैन से बातचीत के लिए तैयार हैं, तमाम सियासतदानों से। उन्होंने आर्मी चीफ का भी कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। एक और अहम डेवलपमेंट भी मैं चाहूँगा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि बलूचिस्तान नेशनल आर्मी कलदम तंजीम है, बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी, इसके बानी और साबिक कमांडर गुलजार इमाम उर्फ शंबे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने कहा है कि इस बात का एतराफ़ किया कि बेगुनाह अफराद के कत्ल पर कौम और नौजवानों से माफ़ी का तलबगार हूँ। साथ उन्होंने कहा कि जो हमसाया मुल्क हैं बलूचिस्तान में शोरश को अपने फ़ायदे के लिए उठा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान में एक हाई प्रोफाइल मिलिटेंट की गिरफ्तारी जो अब तायब हो गए हैं वो यकीनन पाकिस्तान आर्मी और ISI की कामयाबी है। तो मैंने कहा ये भी मैं अपडेट आपके सामने रखूंगा। आज इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो मौजूद मेहमान शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नवाज साहब का ताल्लुक है, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं और इकोनॉमी। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। सर आपके बहुत शुक्रगुजार है वक्त देने का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से सलमान गनी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। सलमान गनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, वेरी वेल नोन एनालिस्ट, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। चारों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। हम यहाँ ये वजाहत करते चलें, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब को हमने दावत दी हुई थी एज PTI सेनेटर, लेकिन उन्होंने आज शो में आने से माजरत कर ली, तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड पे चीज़ रहे। राना एहसान साहब, सर आप भी एक पोलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं और हमने देखा है कि पोलिटिकल पार्टीज़ पे
बाज़ दफ़ा व्हेन यू आर अगेंस्ट द टाइड तो सख्त वक्त भी आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो अहम रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान है और साथ में 9 मई के वाकयात की मुज़म्मती बयानात भी, आप इसको एज ए पॉलिटिशियन, एज ए पॉलिटिकल वर्कर किस तरह देखते हैं? पीटीआई की सियासत में इसका क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि जबरी शादियों का तो सुना था, पीटीआई में जबरी तलाकें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख रही है वो उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बड़ी टर्बुलेंट रही है। डिक्टेटर्स आए, वजीर आज़म को फांसी लग गई, बहुत कुछ हुआ, जिला वतनी हुई, फिर लॉयर्स मूवमेंट हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो मनाजर 9 मई को हुए थे ये कभी नहीं हुए। यानी कि ऐसे मंजर पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे गए। तो ये कहना कि ये कोई जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो पहले भी होता रहा है, नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, 9 मई को एक लाइन क्रॉस हो गई। आपने शोहदा की अगर वो सिंबल्स थे उनको तबाह किया, आपने जीएचक्यू पे हमला किया, पाकिस्तान के अंदर से आप एक सियासी जत्था निकला, उसने कोर कमांडर हाउस जला दिया, रेडियो पाकिस्तान जला दिया। तो ये जो मंजर थे, अब जाहिर सी बात है जो सिखाया गया इमरान खान की तरफ से अपने कारकुनों को, अपने सियासी रहनुमाओं को, वो क्या था कि रेड लाइन इमरान खान है। वो ये था कि रियासत ने आलमी साजिश की है और अमेरिका के साथ मिलकर साजिश की है। जाहिर सी बात है जब आप किसी पे ये इल्ज़ाम देते हैं तो जो रियासती इदारे हैं वो भी उसमें शामिल इल्ज़ाम आ जाते हैं। आपने कहा मीर जाफर, आपने ये सारे अलकाब दिया, आपने कहा ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, कोई उसकी एविडेंस नहीं। लेकिन आप कहते हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं, आज का बयान ये है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। देखिए, अब तो जो हुआ पहले तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। आप समझते हैं इट्स टू लेट नाउ? नहीं, देखिए, इट इज नेवर टू लेट, बट लेकिन जो आपने किया है उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी होगी ना जी। ठीक। आपको जो आपने लाइन क्रॉस की, कानून तोड़ा, जो आपने रियासत पे हमला किया, वो आपको फेस करना होगा, उसके लिए जवाबदेह होंगे। और फिर जब ये अमल हो जाता है मुकम्मल तो बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। हारून रशीद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस हवाले से बताइएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कौमी असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि जो पाकिस्तान के मुरवजा कानून है उनके तहत जो लोग, जो अनासिर जिन्होंने हमले किए उनको विल बी टेकन टू टास्क। ये भी बहस चल रही है, आप अपने जो फोरम उस हवाले से भी बताइएगा कि आर्मी एक्ट के तहत भी, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी उन लोगों का ट्रायल होगा। किस तरह देख रहे हैं इस प्रोसेस को? डेफिनेटली जी, ये तो देखें पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है कि जो आर्मी के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें बुरी तरह उनकी तौहीन भी की गई है, उन्हें डैमेज भी किया गया है बाय पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पहले तंजीमों, तहरीक तालिबान वगैरह ने हमले तो किए थे। और ये एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं वही लोग ये काम करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस पे और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को बुरी तरह डैमेज करना और उनकी तौहीन करना। जिस अदारे की वजह से आज पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान कायम है वो हमारी आर्मी है। अगर आर्मी में कुछ खामियां भी रही हैं, जिस तरह हमारे डिक्टेटरशिप भी रही है, लेकिन उस वक्त भी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा नारा नहीं लगाया था जी। अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी तरीके से अगर आई गई थी, तो अगर वो जेन्युइन सियासतदान या पॉलिटिशियंस होते या उनका चेयरमैन पॉलिटिशियंस होता, तो वो मुल्क में जमहूरियत को रवायत देता और जमहूरियत को चलाने देता और वो अपने अपोनेंट को बर्दाश्त करता और अपोजिशन पार्टी को साथ लेकर चलता। ठीक है। आप ये जो सिविलियंस है जिनका ट्रायल होता है, जिन्होंने फौजी तंसीबात पे हमला किया है, ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उनका ट्रायल जो आर्मी एक्ट के तहत होगा। आप एज ए लॉयर, एज ए पाकिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन समझते हैं ठीक है ये? जी डेफिनेटली, वो तो एक्ट में मौजूद है, आर्मी एक्ट में ये प्रोवाइडेड है कि सिविलियन का सेक्शन 2D में कि अगर किसी भी बाकी भी ऑफेंसेस के बारे में डिफाइन किया गया है, लेकिन अगर अस्करी इदारों की जो तंसीबात हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, अगर उनको डैमेज किया जाता है तो वो आर्मी एक्ट में प्रोवाइडेड है कि उनके खिलाफ ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया, अनफॉर्चुनेटली सलमान खानी साहब नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहेंगी? हमने सारी तमहीद भी बांधी और हमारे साथ शुरका की भी अपने राय का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज डॉक्टर शीन मजारी और फयाजुल हसन चौहान साहब ने पार्टी छोड़ी है और उन्होंने कहा है कि जो 9 मई के वाकयात है, स्टेट सिंबल पे हमला जो है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं और
इसका मंतकी अंजाम आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए अनवार, दो तीन चीजें बहुत वाज़ेह तौर पे हमें समझने की जरूरत है। एक है रियासत की जंग, एक है हुकूमत की जंग। हुकूमत की जंग में आप अपने सियासी मफाद, सियासी तहरीकें चला सकते हैं, लेकिन जब बात रियासत की आती है तो ये चीज वाज़ेह है कि जब आप इकदाम उठाते हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुंचता है, रियासती इदारों की वकार को आप ठेस पहुंचाते हैं, तो आपका आइन बहुत वाज़ेह है। ये बात किसी इस बात का नहीं है कि आप एक कौम को हजूम बना दें और हजूम बनाने के बाद ये तवक्को रखें कि आइन इस पर खामोश होगा। आइन पाकिस्तान के मुताबिक जो भी अनासिर पाकिस्तानी अफवाज या पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो आपकी अदारे हैं उनके खिलाफ किसी किस्म की राइटिंग को तहरीक करते हैं, तो वो आइन के मुताबिक न सिर्फ जिम्मेदार हैं बल्कि कानून पाकिस्तान के मुताबिक उनसे मुख्तलिफ दफात भी लगती हैं। जैसी एंटी टेररिज्म की जो आर्टिकल 6 है और 7 है जो वाजे करता है कि उनके ऊपर क्या सजाएं हैं, कितना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, और उसके बाद उससे भी बढ़ के जो 1971 का जो एक्ट है वो भी इस बात को वाजे करता है कि अगर आप इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस होते हैं जिसमें दहशतगर्दी फैलती है या जिससे मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है, तो न सिर्फ आपके ऊपर गद्दारी पाकिस्तान का जो है आप एनिमी ऑफ द स्टेट आप डिक्लेयर होते हैं, लेकिन आप उन कवानीन के मुताबिक आप वो जिम्मेदारी भी उठाएं। ठीक है, अब ये तो आपने ठीक है, ज़ाहिर बात है वो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इमरान खान साहब ने आज इंटरव्यू में कहा कि वो सब फरीकैन से, स्टेक होल्डर से बातचीत के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का भी उन्होंने कहा। डॉक्टर मारिया, आपकी इस हवाले से क्या राय? आप समझती हैं कि इसका जो 9 मई का इंतहाई अंदोनाक और अफसोसनाक वाकया है, दिलखराश वाकया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इसके सोल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्या इसका सोल्यूशन, क्या रोड मैप आपके जहन में? वो कह रहे हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूं आर्मी चीफ से भी, और ज़ाहिर बात है जब कहते हैं तो वो राना एहसान अफजल साहब है नून लीग से, जो PDM गवर्नमेंट है, उनसे बातचीत के लिए भी तैयार हैं। इस हवाले से क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? बात बहुत वाज़ेह, बातचीत तो हुकूमत से करें, सियासतदानों से करें, जो भी वो करना चाहते हैं। रही बात इसकी कि जो उनके लोगों ने इकदाम उठाए, जो उनके लीडरान ने इकदाम उठाए 9 मई के लिहाज से, वो ना सिर्फ जो है कानून के मुताबिक एक जुर्म है, लेकिन उससे तमाम कौम की जो जज्बात है उनको ठेस पहुंची। फिर जो शहदा के बारे में जो उन्होंने हरकतें की हैं, जिस तरह उनके मतलब जो भी उस हजूम में जिस तरह उसको रिकॉर्ड किया है, वो भी शायद इससे पहले पाकिस्तान में कभी देखने में नजर नहीं आया। और पाकिस्तान की एक साइलेंट मेजोरिटी है जो 99% है, तो 99% की कोई राय नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो बातचीत करना चाहते हैं वो करें, लेकिन जो कवानीन है वो वाज़ेह हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और कानून पाकिस्तान के मुताबिक ये बहुत वाज़ेह है। फिर अगर आप आगे चलकर देखते हैं तो ये भी बहुत वाज़ेह है कि कोई पार्लियामेंटेरियन अगर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ किसी भी किस्म की इस किस्म की कार्रवाई करता है तो वो भी आइन के मुताबिक आर्टिकल 245 के मुताबिक और 263 के मुताबिक 265 के मुताबिक जो है ना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उठा, लेकिन उसके ऊपर भी कानून का इतलाफ उसी तरह हो। अच्छा, फिर तो ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, तो ये तो आपके पास चॉइस ही नहीं है कि आप अपने लिए, जहाँ तक कानून के इतलाक की बात है, आप उससे कहें कि वो मेरे पे नहीं होगा, कानून तो उस तरह लगेगा। रही बात बातचीत की तो वो हुकूमत से करें। ठीक है, वो हुकूमत से मेरे साथ रहेगा। सलमान खानी साहब में जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, राना एहसान साहब, जो मैंने डॉक्टर मारिया साहबा से सवाल किया, उनका सियासतदान से बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे जानूँगा कि तमाम तर मसाइल जो हैं उनका टेबल टॉक से ही होता है। डू यू स्टिल बिलीव कि इज देयर एनी रूम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की राह अपना के ये जो सियासी और मुआशी जमूद है इसको तोड़ा जाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, यही रास्ता है। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान ने अभी रिसेंटली कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये तो एजेंसियों के बंदे थे। वो जो बंदा जिसने कोट पहना हुआ था, जो कोर कमांडर हाउस में बुला रहा था, वो हमारा बंदा ही नहीं था। अब वो साबित हो गया कि वो इनका बंदा था, उसका नाम भी आ गया, उसकी फैमिली ने भी तस्दीक कर दी कि वो PTI से बिलोंग करता है। तो अगर आज भी आप प्रोपेगेंडा करेंगे, आज भी आप रियलाइज नहीं करेंगे कि आपने किया क्या है इसके साथ, मुल्क के साथ, आपने उन बच्चों के साथ क्या किया जिनको वर्गलाया आपने अपनी लीडरशिप के साथ क्या किया है, और फिर आप इल्जाम देंगे, अपनी गिरबान में नहीं झांकेंगे, आप दूसरों पे इल्जाम देंगे, तो क्या इस तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्या इस तरह आगे बातचीत हो सकती है? नहीं हो सकती। देखिए, जब आप माहौल नहीं, आप कह रहे हैं बातचीत का होनी चाहिए है, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लें, आप रियलाइज ही ना करें कि आपने किया क्या है, और आप कहें कि बातचीत करो और मेरा एजेंडा आगे लेके चलो, तो ये देखें, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, आपको हकीकत में रहना होगा। आपने आलमी साजिश का 6 महीने ढंडोरा पीटा, गुमराह किया लोगों को,
आपने इंस्टिगेट किया, उन नफरत के बीज डाले, और आज आप वो बिल्कुल अमेरिकन, आप सियासतदानों से बात करते हैं तो कहते हैं बाजवा ने गिराई हुकूमत, पीडीएम ने गिराई हुकूमत, और आप कहते हैं मुदाखलत करो। तो कहने का मतलब ये, जब इतने आपकी बातचीत में तनाज़े होंगे, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो फिर आप हमारे से किस मुद्दे पे बात करेंगे, कैसे आगे बातचीत चलेगी? तो ये मेरा मौकफ, ये बातचीत ही रास्ता है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, करेक्टिव मेजर लें, अपने बयानिए को दुरुस्त करें, हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल ओके, करेक्टिव मेजर पे दोबारा मैं लौट के होगा, लेकिन सलमान खानी साहब से हमारा राब्ता बहाल हो गया। सलमान साहब, माजरत, मौसम की खराबी की वजह से राब्ता जो है वो मुनक़ते हुआ था। सर, सवाल मैंने कर दिया था, प्लीज गो हेड। आप अभी जवाब आपने शुरू किया था, तो मैं चाहूंगा उसको मुकम्मल कर लीजिएगा। आपको शिराजा बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए अनवार साहब, एक तो इस्लामाबाद का मौसम अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात, आपने सवाल किया था कि आखिर ये लोग क्यों सियासत से और जमात से अपनी से ताइब होते नजर आ रहे हैं। देखिए, माजी की सियासी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों से वापसगियों की तब्दीली का अमल जरूर हुआ है, लेकिन सियासत से ताइब लोग क्यों होते नजर आ रहे हैं, ये एक नया रुझान है। इसलिए कि जुर्म बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पौन सदी में पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अगर कभी फौजी क़यादत को टारगेट किया था तो सिर्फ इस वजह से किया था कि उन्हें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और आपको याद होगा कि जनरल बाजवा साहब ने यह तस्लीम किया है कि हमने 70 साल अगर ये किया था तो गलत किया था, और उन्होंने गलती को तस्लीम किया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 9 मई क्यों आया? देखिए अनवार साहब, 9 मई मेरे लिए बड़ा एक्सपेक्टेड था। अच्छा। इसलिए कि मैं पिछले 1 साल से मुसलसल अपने प्रोग्राम में कह रहा था कि ये शख्स जो है ये किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कि ये पाकिस्तान के रियासती इदारों और रियासती इदारों में से खास तौर पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को टारगेट करता नजर आ रहा था। सिक्योरिटी इदारों को क्यों टारगेट किया? देखिए, हम लोग ये सुनते आए थे कि जब पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहेगा तो उनकी कोशिश होती है कि अवाम और फौज के दरमियान फासले कायम किए जाएं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं अनवार साहब कि इतना बड़ा वाकया हो गया कि क्या वजह है कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसकी पार्टी के साथ ये सूरत हाल है? क्या चीन ने इस पर रद्द जाहिर किया है? क्या सऊदी अरब ने किया है? क्या अबूधाबी ने किया है? क्या तुर्की ने किया है? आखिर क्या वजह है कि उनके लिए ज़ल्मे खलीलदाद जो है वो मैदान के अंदर मौजूद है, कि अमेरिकी कांग्रेस मैन उनके लिए मैदान में आए हैं? देखिए, हमें थोड़ी सी बात को खोलना चाहिए कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। मैं समझता हूं कि 9 मई का वाकया एक प्लान का हिस्सा है। अच्छा। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आपके 28 अप्रैल को पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन के विजिट पे जाते हैं, और चीन पाकिस्तान का अज़मुदा दोस्त है। 5 मई को उनका वजीर खारजा पाकिस्तान आते हैं, और ये वो वजीर खारजा हैं जो उनके मुतमिद खास रहे हैं प्रेसिडेंट शी के। जी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को आलमी प्रेशर में लाया जा रहा है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हम पाकिस्तान की हर तरह मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम करें। सियासी इस्तेहकाम का लफ्ज उन्होंने पहली दफा इस्तेमाल किया। अनलाइक चाइनीज डिप्लोमेसी। देखिए, बात यह कि ये सारी इकोनॉमिक कॉरिडोर की लड़ाई थी, सी पैक की लड़ाई थी, और सी पैक किनको नहीं असर हो पा रहा था। और जिस शख्स ने 9 मई किया है, जिसकी वजह से हुआ है, आपको याद नहीं जब वो बरसे इक़्तिदार आए थे तो उनके मशीर तजारत ने कहा था कि सी पैक को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दें, इसलिए कि सी पैक पाकिस्तान के इक्तिसादी मुस्तकबिल की जमानत थी। जिस तरह हमने एटमी धमाके करके पाकिस्तान दफाई हवाले से खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंचा था, इसी तरह सी पैक के जरिए हमने मुआशी एतबार से मुआशी खुद इंसानी की मंजिल पे पहुंच रहा था। ये सी पैक की लड़ाई थी, और ये शख्स इसमें सहूलतकार का रोल अदा किया है। अब जहां तक ये बात अभी की जा रही थी कि जी आर्मी एक्ट की, देखें, आर्मी एक्ट की बात तो खुद इमरान खान साहब खुद भी करते रहे अपने दौर में, मियां नवाज शरीफ साहब भी करते रहे, और बात है कि ये आर्मी एक्ट से होने वाली सजाएं ये चैलेंज हो सकेगी। वो बात है, देखिए, शरपसंदों में और सियासी कारकुनों में फर्क जरूर होना चाहिए। और फिर बुनियादी बात है कि क्या इस पार्टी को पाकिस्तान में काम करने की इजाजत होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि किसी पार्टी पर बैन लगाने का कोई जवाब नहीं। इसलिए कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में 3 पार्टियों पर बैन लगा, उसका जमात इस्लामी थी, अवामी नेशनल पार्टी थी, MKM थी, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें रिलीफ फराहम कर दिया। आज की बुनियादी जरूरत यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी की तनसीबात और इमलाक को टारगेट किया, देखें अनवार साहब,
क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि दुश्मन ये काम कर सकता था? कतई तौर पे और किन्होंने किया? सलमान भाई आपका नुक्ता आ गया, मैं दोबारा लौट के आऊंगा, मैंने एक क्या वक्फा लेना है, हमारी एक फिक्स ब्रेक है। सलमान खली से माजरत, दोबारा लौट के आता हूं व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जरा इस इशू की बहुत सी जहतें हैं, इनको हम टच करना चाहेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब से जरा स्ट्रेटेजिक हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये जो बात आती है चाइना, अमेरिका और इमरान खान साहब के पीछे, हम जिस तरह देख रहे हैं कि यहाँ बात हुई, सलमान गनी साहब ने भी की कि अमेरिका की जानिब से बिलखसूस जो कैपिटल हिल है, उनका पार्लिमानी जो उनके सेनेटर्स हैं, उन्होंने पिटीशन भी साइन करके दी है वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन साहब को, और अमेरिकन मीडिया में भी उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, इस पर भी बात जानेंगे, फिर लीगल इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। वो वक्त भूल गए जब मुल्क की हर गली हर कूचे में सिर्फ दहशत का राज था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को खून में नहलाया गया, जब सारे मुल्क में सोग का आलम था। इस्लामाबाद की कचहरी थी या कराची का जिनाह एयरपोर्ट, हर तरफ दहशत गर्दों का पहरा था। उस मुश्किल घड़ी में पूरी कौम एक हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़रबे अज़ब के नाम से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन इंशाअल्लाह अपने हतमी मकसद के हसूल तक जारी रहेगा। पूरी पाकिस्तानी कौम मुसल्लह अफवाज के जानबाजों के साथ खड़ी है। वो अहले वतन की सलामती का मार्का लड़ रहे हैं। हमारे जांबाज मुहाफिज जुर्रत की तस्वीर बने। फिर ज़रबे अज़ब ने वो कर दिखाया कि मुल्क के कोने कोने में सुकून का था साया। हम सलाम करते हैं अपने फौजी अफसरों और जवानों को, हम सलाम करते हैं पुलिस के जवानों और अफसरों को, हम सलाम करते हैं पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ ये जंग लड़ी है और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को अल्लाह के फजल करम से शिकस्त दी है। दहशत गर्दों को छुपने की जगह न मिली, बाकी काम रद्दुल फसाद ने कर दिखाया। इंतशार की सियासत ने हमारे उन मुहाफिजों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बनाया था। ये किसकी डगर पर चल निकले, ये किसके आलायकार हैं। कौम इनको जान चुकी है, इनकी असलियत पहचान चुकी है। 9 मई यौम सयाह। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। आर्मी वालों से, सिक्योरिटी वालों से, ये कौन लोग हैं यार? ये हमारे भाई है, चाहे सियासतदान है, चाहे आर्मी वाला है, चाहे पुलिस में है, चाहे एफसी में है, जो लोग भी है वो हमारे बच्चे हैं, हमारा मुल्क है। अगर जोड़ नहीं सकता कम से कम तोड़ो तो नहीं। शुहदा से मोहब्बत करो और मुल्क से मोहब्बत करो, मुल्क को मत तोड़ो। ये हमारा पहचान है, हमारा शान है। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह शहीद हुए हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आज यकीन करें आप कि मुझे बहुत दुखी दिल के साथ ये सब कुछ कहना पड़ रहा है कि इतना अफसोस हुआ कि इतने जिन लोगों ने भी हमारे देखे ना फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, हमारी फौजी अमला को, हम इस चीज़ का इतना दुख है कि जिसकी कोई हद नहीं। कम से कम हमारे शहीद बच्चों के खून की लाज रख लेते, इतना सोचते कि इतना ये पाकिस्तान इतनी अजीम कुर्बानियों से बना है। और आगे देखे हमारे बच्चों ने इस मिट्टी में अपना खून मिलाया है। 9 मई के वाक़े पे मैं रोजाना कब्रिस्तान जाता हूँ जो मेरे घर से बहुत दूर है, इस डर से कि शर्त पसंद अनासर मेरे बेटे की कब्र की बेहुरमती ना करे। मैं कौन से सवाल करता हूँ, आप बताएं। मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, वो इसलिए किया है कि उसके शहादत के बाद उनकी कब्रों को नुकसान पहुँचाया जाए, उसकी कुर्बानी को भूल जाया जाए। यूम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर तमाम नफरतों को ख़त्म कर देंगे। वतन अजीज़ के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत पर कभी आँच न आने देंगे। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम चैन और सुकून से आज़ाद फिजाओं में जी रहे हैं। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में
अहले वफा होने की एक निशानी है। वेलकम बैक डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा इस हवाले से, चूंकि आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को बखूबी समझती हैं, ये बात बहुत हो रही है सियासी और सहाफ़ती हलकों में कि ये जो बिगर पिक्चर है उसमें भी इसका बड़ा अमल दखल है। हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने साइफर का बाकायदा कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे कि साइफर आया है, और उनको डोनाल्ड लू, उनका नाम अब तो ज़बान ज़द आम है, कि उन्होंने धमकी आमेज़ लहजे में हमारे जो सफ़ीर हैं, जो आजकल माशाल्लाह सेक्रेटरी खारजा हैं, पाकिस्तान को धमकी लगाई थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए। बार के किस्सा मुख्तसर ये है कि अब उनकी नई जो मुबैना ऑडियो आई है सेनेटर मैक्सी साहिबा के साथ गुफ्तगू करते हुए, तो वो कह रहे हैं कि अगर वो उनके हक में बयान दे दें और वो उस वक्त के आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहरा रहे अपनी हुकूमत की बर्खास्तगी का, तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। किस तरह देखती हैं इस सारे इशू को डॉक्टर मारिया साहिबा? नवाज साहब, आपने बहुत अहम सवाल किया। आप और मैं तो बहुत अरसे से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को देख रहे हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज जो है कैरी लूगर बर्मन एक्ट है, जिसके अंदर अगर आपको याद हो कि उस वक्त की सबसे बड़ा जो मसला था कैरी लूगर बर्मन एक्ट में, वो यही था कि उस वक्त स्पेशल एनवॉय फॉर पाकिस्तान अफगानिस्तान ज़ल्म खलीलजाद साहब जो हैं, और दूसरी तरफ से जो अमेरिकन सफीर है, उन अमेरिकन कांग्रेस की एक आइन, एक लॉ के मुताबिक उनको ये सहूलत दी गई थी कि वो पाकिस्तान के अंदर 22 एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करे, जिसमें सियासी पार्टी का क़याम, जिसमें पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जो है न सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया जाए, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के ऐसे हथियारों को के बारे में जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है बैनुल अक़वामी राय को उनके खिलाफ किया जाए। इस किस्म की मुख्तलिफ चीजें थी, बाशमूल उसमें फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, पैटेफ, ये तमाम चीजें जो उसके अंदर मौजूद थी। उसमें यह भी लिखा गया था कि जिन लोगों को वो पैसे देंगे, जिनके पास $1 लाख से जायद पैसे दिए जाएंगे, उनके नाम खुफिया रखे जाएंगे। अभी भी अगर आप देखें तो जो सबसे बयानिया आया है वो ज़ल्म खलीलजाद साहब का आया है कि काम, उनकी बहुत ट्वीट्स आती हैं वैसे। हाँ जी, $7,500 जो है ना, $750,000 का जो है उसके पास ब्लैंक चेक मौजूद है जो किसी को भी दे सकते हो, आइंदा 30 साल तक उन लोगों के नाम खुफिया रखे जाएंगे। अच्छा। दूसरी आपने एक और चीज भी देखी है कि जितने भी जो लोग हैं जो इस पे कैंपेन के अंदर मुख्तलिफ हिस्से में मुख्तलिफ जगह के ऊपर बातचीत करते रहे, उन सब में एक चीज यकसा है, उन सब के पास अमेरिकन शहरियत है, और वो जो है ना सिर्फ अपनी शहरियत का इस्तेमाल करते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने में, बल्कि उनकी वाबस्तगी भी एक या दूसरी तरफ आपको देखने में नजर आई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि इस वक्त जो मदद मांगी जा रही है वो यूके और अमेरिका से मांगी जा रही है। देखिए, अगर तो ये सूरत हाल ऐसी होती जो आम होती और आप अमेरिका के खिलाफ इतनी बड़ी बयानबाजी करते, तो फिर आप उनसे मदद तो ना मांगते, क्योंकि उनके लिए तो आप एक जो है सब बंदी कर रहे थे। बिल्कुल। अगर आप दूसरी तरफ उनसे मदद मांग रहे हैं और वो आपकी मदद के लिए नेहा होते आ रहे हैं कि यहाँ तक कि कांग्रेसमैन और बाकी लोग आपके लिए कांग्रेशनल रेजोल्यूशन निकालना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान की जो वाहिद ताकत है, जो पाकिस्तान की जो एक तरह से आप कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको समझते हैं, जिसमें पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तानी रियासत की जो ताकत है, आप उसको कमजोर करना चाहते हैं। फिर आपने एक और बात सुनी होगी कि 5th जनरेशन वॉरफेयर। 5th जनरेशन वॉरफेयर में यही कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी मुल्क को तोड़ना है तो उसके रियासती अदारों में, बिलखसूस उसके सिक्योरिटी के अदारों को, उनका अवाम के साथ उसके इत्तेमाद को खत्म किया जाए। अगर वो खत्म होगा तो उससे यकीनी तौर के ऊपर जो मुल्क है वो गैर महफूज होगा और आप उसके ऊपर बैनुल अक़वामी जो है ना सिर्फ प्रेशर डाल सकेंगे, लेकिन उनके जो रिलेशनशिप की यानी कि जो वो हैं रिस्पॉन्स, उसको भी आप मैनेज कर सकेंगे। तीसरी बात आपने देखी होगी किसी बयानिए में ये भी कहा गया कि जी अभी इमरजेंसी आने वाली है, अभी मार्शल लॉ लगने वाला है, ये तमाम चीजें होने वाली, यानी कि एक डायरेक्शन की तरफ मोड़ने की कोशिश। आपकी आर्मी ने, आपकी अफवाज ने अपनी हद तक अपनी इज्जत के ऊपर आंच आने दी, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को और उनके खून को नीचे नहीं लगने दिया। आपने तमाम बेइज्जती उठाई, आपने सारा कुछ किया, किस लिए? इसलिए कि आप वापस इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन आपने इसलिए किया क्योंकि आपको ये मुल्क अजीज था, आपको उसका वकार अजीज था और आप दुश्मन की चाल को समझते हैं। लेकिन रही बात अब इसके बाद रद्द अमल की, तो रद्द अमल तो जाहिर है जी कानून से आएगा। आप कानून संभालें और जिन लोगों ने पैसे लिए हैं, जिन लोगों ने जिनके लिए काम किया है उसका जवाब दें।
अब अगर आप उसको जवाब भी नहीं देते तो रियासत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। बहुत बड़ा मसला बनेगा। बहुत अहम नुकात उठाए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मारिस सुल्तान साहब, आपने उस जाविये से बात की। मैं चाहूँगा हारून रशीद साहब, माजरत आपके ज़रा देर से आ रहे हैं सर, ये ऑडियो लीक्स की बात, इमरान खान साहब की जो कन्वर्सेशन है, और उन्होंने कहा ये जूम कॉल नहीं थी, व्हाट्सएप कॉल थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक और इशू भी बीच में आया हुआ है, कल हमने उसका जिक्र किया। जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में, और जो मुबैना ऑडियो लीक्स हैं 8 या 10 हैं, उनकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एज ए लीगल एक्सपर्ट आपकी इस हवाले से क्या राय है? बाज़ लीगल ओपिनियन ये है कि चूँकि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब सीनियर मोस्ट जज हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत नहीं आई, और इस हवाले से PTI सुप्रीम कोर्ट भी गई है, और 27 को दोबारा हियरिंग है उस 3 रुकनी जुडिशल कमीशन की। आप समझते हैं कि ये तय हो जाना चाहिए कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं मुबैना, ये ठीक हैं या नहीं ठीक? दूसरा, इसके हवाले से भी बात हो रही है कि इनको टेपिंग की क्या इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए ना, मैं तो अपना अगर ज़ाती ओपिनियन पूछें तो वो अगर कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, अगर वो वाज़े हो जाती है तो पता चलता है कि कौन शख्स क्या बात करता है। और दूसरी बात ये है कि ये वो टेपिंग है जो कि एक सेंसिटिव इशू पे, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके रेलेवेंट वो जितने भी लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनके बारे में कर रहे हैं, और एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की बातें करते हैं, और आज क्या होगा और कल क्या होगा। और फिर जो लोग बातें करते हैं उनकी रेलेवेंसी जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ है जी, जिस तरह उनकी सास हैं या अदरवाइज कोई लोग हैं जितने भी हैं उनका कांटेक्ट है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट होती है, और अगर इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तो इतना लोगों का एतमाद होता है कि जब हम जाएंगे वो अल्टीमेट कोर्ट तो है, वो तो चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, जो डिसीजन होगा तहरीक उस इंसाफ पर एतमाद होता है जी। लेकिन जहाँ तक इस कमीशन के बनने का मामला है, वो कमीशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए बनवाया है कि चीफ जस्टिस साहब से कंसल्ट नहीं किया कि उसमें चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी बातें आई हैं जी जी। जिस वजह से उनको साइड पे रख के उन्होंने सीनियर मोस्ट जजेस को और सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को उसका मेंबर बना के, काई साहब को चेयरमैन बना के उन्होंने एक कमेटी बनाई है, जो ये उसका काम अब सिर्फ ये है कि ये डिटरमिन करे कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं ये जेन्युइन है ठीक है या नहीं है। वैसे सर मैं एक सवाल ज़िम्नन आपसे कर रहा हूँ कि जिनकी हैं उन्होंने किसी ने अभी तक डिनाई नहीं किया उस हवाले से। डिनाई भी नहीं किया, लेकिन पब्लिक प्रिजम्पशन ये है कि हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सच ना हो, ये बनाई गई हो। ठीक है। तो उसको फाइनलाइज करने के लिए अब ये सिर्फ ये डिटरमिन करना है कि ये जेन्युइन है, उनका फॉरेंसिक होगा या जिस तरह भी उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन जिससे भी लेनी होगी या उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी जिन लोगों ने ये गुफ्तगू की है। तो अब पब्लिक को सिर्फ ये वाजे करना है कि ये गुफ्तगू हुई थी, और अगर नहीं हुई थी तो फिर किसने की थी, अगर ये फेक है तो फिर उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो वो ला के मुताबिक। ओके, और 30 डेज में अपना काम मुकम्मल करना है। मैं राना एहसान साहब, सर चूंकि डॉक्टर मारिस से सवाल किया था और बड़ा अहम नुकता सलमान गनी साहब ने उठाया था, आपका फाइनेंस से भी ताल्लुक है, तो फिर इसका मतलब वो 9 जून को बजट की भी डेट आ रही है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने सवाल से इजलास भी किया, तो जो IMF का हमारे साथ एक एग्रीमेंट की बहाली थी उसका इसके भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? जो इस वक्त जियो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स चल रही हैं और जो वो तरजीहात हैं, क्या ये हो पाएगा IMF के साथ जो मुआहिदा हमारा होना था? देखिए, IMF का मुआहिदा तो हम तो समझते हैं कि होना चाहिए है, और अब तक जो 9th रिव्यू है वो SLA की तरफ चले जाना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि जो जून 30 तक एक्सटर्नल गैप था वो भी कवर कर लिया हमने। अच्छा। करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है हमारा, तो वो जो प्रायर एक्शंस थे विद इन आर इकोनॉमी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रिक टैरिफ्स थे, गैस टैरिफ्स थे आपका, तो वो सारे मामलात हमने मुकम्मल कर लिए। तो हमें कोई वजह नहीं नज़र आती। रुकावट क्या आपके ख्याल में? देखें, रुकावट जो है वो शायद IMF ये चाह रहा है कि हम आगे आने वाले महीनों के भी एक्सटर्नल गैप को जो है वो भी कवर करें, या शायद वो पॉलिटिकल सिचुएशन से जो है वो थोड़ा आप समझते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी की वजह से वो वेट एंड सी की पॉलिसी है? जब एक मुल्क के अंदर आग लगती है तो उसके असरात पॉजिटिव तो नहीं। मेरा सवाल उस ज़ाविये से था, क्या वो बिल वासत और अमेरिका के जो प्रेशर है वो तो नहीं उन पे एग्जर्ट हो रहा? नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ, हम समझते हैं
कि वी आर गुड फॉर द 9th रिव्यू और वो जल्द हो जाना चाहिए। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, हम कन्वे भी कर चुके हैं IMF को कि ये इसको डिले करना हमें लगता है कि अनफेयर है। और 23 मई है आज, और 9 जून को अगर बजट है और अगर नहीं हो पाता तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर डेफिनेटली ये तो 30 जून तक का प्रोग्राम है। Exactly. और अगर तब तक ये नहीं होता तो मेरे ख्याल से फिर हमें अगले IMF प्रोग्राम की तरफ जाना होगा। तो सर अगले IMF प्रोग्राम की तरफ ही जाना होगा, यही IMF इज द ओनली ऑप्शन, के कोई और अदर ऑप्शन नहीं है हमारे पास मुतबादिल। देखिए मेरा जितना मैं समझ बूझ रखता हूँ फाइनेंस की, मुझे तो यही नजर आता है। आपको यही नजर आता है? तो सर फिर इस सिलसिले में तो फिर हमारी वो डोमेस्टिक पॉलिसी जो है और दीगर जो पॉलिसीज उस पर बिलवासा तौर पे तो ये तमाम इदारे असरअंदाज हो सकते हैं। नहीं देखें, अभी शॉर्ट टर्म में तो जो है वो फिस्कल डिसिप्लिन का आपको कह रहा है, वो अपने खसारे कम करने का कह रहा है, वो जाहिर सी बात है एक आपकी जो कह लें मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट है या एक्सटर्नल साइड है उसके ऊपर डिसिप्लिन का कह रहा है। तो मैं तो समझता हूँ इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट। और सर जो पॉलिटिकली पर्सपेक्टिव से मैं, क्योंकि ज़रबत इलेक्शन आप लोगों ने क्या अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे, उसको सामने रखते हुए ये बजट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 9 जून को आ रहा है। मेरे ख्याल में ये आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जो आपकी साल सवा साल की हुकूमत है, लोगों को एक विजन भी देकर जाएं कि अगर आप दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो आप लोग क्या इक्तिसादी पॉलिसी अपनाएंगे, और उनके लिए इस बजट में भी कुछ रख के जाएंगे ताकि वो भी समझेंगे कि आप लोगों ने हमारी फलाह की बात की। इन बदतरीन हालात में भी हमारी कोशिश रही है कि पेट्रोल की अगर कोई हमारे पास गुंजाइश है तो वो आगे पास ऑन की जाए, और हमारी कोशिश रही है सस्ते आटे स्कीम के तहत और जो दीगर सोशल वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स थे, तो आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि अगर बोझ डलना है वो अमीर तरीन तबके पे डले और जो आपका लोअर इनकम स्टार्ट है उस पर ना डले, लेकिन यही कोशिश रहेगी। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस 2013-18 की परफॉर्मेंस है, ये तो हमने फायर फाइटिंग की है, और आप यकीन करें हमारे पास गुंजाइश थी कि आज या आखिरी चंद महीनों में हम लोग भी बिजली भी सस्ती कर देते, गैस भी सस्ती कर देते, और मुल्क को जो इलेक्शन बजट जिसको कहते हैं, और मुल्क को हेड ऑन कोलिजन एक दीवार में टक्कर मार देते हैं मीशत की लॉन्ग टर्म के अंदर, लेकिन हमने वो अप्रोच नहीं ली। ओके सलमान खानी साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बड़ी अच्छी और बड़ी बेबाक गुफ्तगू करते हैं सर। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर जमानत मिली और उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, मुसर्रत चीमा साहबा की भी आई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के जो सर तरीक़ेकार होते हैं, वो जो जेन्युइन जो केसेस हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, उनको गिरफ्त में लेकर आना और इस तरह का लगे कि जी अदलिया और एग्जेक्टिव जो है वो उनका आमना सामना है, अदालत जो है वो जमानत देती है और फिर पुलिस किसी नए केस में पकड़ लेते हैं, इससे वो सर वो जो सारे अमल की ट्रांसपेरेंसी है और उसकी इफेक्टिवनेस है, इस पे असरात पड़ते हैं इसके? सलमान खानी साहब। अनवार साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक फिक्रा सिर्फ IMF के हवाले से कहना चाहता हूं, और मैं इसमें कोट करना चाहता हूं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से 1 माह पहले कहा था कि अगर पाकिस्तान के लोगों को IMF की शराइत का पता चल जाए तो दिन में तारे नजर आ जाए। आखिर क्यों कहा था उन्होंने, शराइत क्या थी? ये भी पिछले दिनों आपकी वजारत खजाना ने अपनी रिजर्वेशन दी है ना कि वो आपके एटमी प्रोग्राम को भी टारगेट करना चाहते हैं, और चीन के हवाले से भी उनकी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूं कि हम अब खतरनाक जोन में नहीं है। देखें, हमारी जरूरत जरूर है कि हमने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है, या उनके IMF के साथ मुआहिदा होने की सूरत में और कुछ रास्ते जरूर खुलेंगे, लेकिन अनवार साहब हमें इस खित्ते की सियासत को जरूर कोट करना चाहिए, इसलिए कि जिन ममालिक से हमारे ताल्लुकात खराब हुए थे वो हमारे साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसलिए कि अमेरिका ने हमारी क्या हेल्प कर दिया, अमेरिका तो खुद डूब रहा है, उनके बैंक जो हैं वो दिवालिया हो रहे हैं। जहां तक आपने पाकिस्तानी सियासत का जिक्र किया और शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर की बात कर रहे हैं, अनवार साहब मेरे ख्याल आपके नाजरीन को यह पता चलना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद नहीं होते, वो सियासी रास्ता ही इख्तियार करने पर जोर देते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से यह कहना जरूरी समझता हूं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे हुकूमत और PTI के दरमियान, इसमें सिर्फ एक नुक्ता रह गया था, 3 नुक्तों पर इत्तफाक राय हो चुका था। वो एक नुक्ता क्या था, उसमें 2-4 हफ्तों का है था कि जी 2-4 हफ्ते आगे या 2-4 हफ्ते पीछे, और शाह महमूद कुरैशी साहब उसे लीड कर रहे थे। अनवार साहब, आपको याद होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बात रिकॉर्ड पे कही थी कि हमारे मुज़ाकरात में कामयाबी से पेशरफ्त हो रही है। कौन इस पे असरअंदाज हुआ था? किस शख्स ने कहा था कि मुझे 14 मई से पहले असेंबली तोड़नी? आखिर वो कौन शख्स है जो पाकिस्तान में डिक्टेट करवा रहा है? वो दरअसल पहले ये करते रहे कि उन्होंने पाकिस्तान के कुछ रियासती इदारों को अपने गैर जिम्मेदाराना और इंतहा पसंदाना तर्ज अमल से
वो दिफाई महाज पे लाए। उन्हें यह नहीं पता था कि कभी जो शख्सियात होती है वो रियासत से बालातर नहीं होती, लेकिन वो खुद को आइन और कानून से बालातर समझते थे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप तो ये देख रहे हैं ना कि लोग जमात और सियासत छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये तहरीक मौजूद थी कि हमें सियासी तर्ज-ए-अमल अख्तियार करना चाहिए, वो बार बार कहते नजर आ रहे थे, लेकिन ये शख्स वो पाकिस्तान को अपने एक एजेंडे के मुताबिक चलाना चाह रहा था। और आज वो जो आपने सवाल किया कि वो कह रहा है कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, कि सब कुछ गवा के होश पे आए तो क्या हुआ। देखिए उसके माइंडसेट में मुज़ाकरात कभी भी नहीं रहे, और वो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुखातिब करता नजर आ रहा है कि जी आर्मी चीफ और मैं दीगर से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। यह शख्स पाकिस्तान की फौज को एम्बेरस करता रहा है, कर रहा है। और ये देखें ना, मैं ज़ल्म खलीदात की बात क्यों कर रहा हूं, आखिर क्या वजह है कि अमरीकनों को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है, चीन को क्यों नहीं है, सऊदी अरब को क्यों नहीं है, अबू धाबी को क्यों नहीं है, तुर्की को क्यों नहीं है। देखें बात यह कि हमें बतौर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इनके अजायम देखना चाहिए क्या है, और आखिर क्यों पाकिस्तान के उस अदारे को टारगेट किया गया है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग जीती है। दुनिया उसे सराहती नजर आ रही थी। एक तरफ यह कैफियत तारीख की गई 9 मई में, दूसरी तरफ हमारी सरहदों पे हमारे जवान जो है वो शहादतों की तारीख रकम कर रहे थे। लेकिन मैंने जहां पर आपने ब्रेक ली, मैंने आपको कहा था कि शर में से खैर निकला है कि पाकिस्तान के अवाम की आंखें खुल गई हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अदारों को टारगेट कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और हमें ये माइंडसेट को एक्सपोज करना चाहिए। जहां तक आपने सियासी कारकुनों की बात की है, देखिए हम बतौर जर्नलिस्ट ये समझते हैं कि सियासी कारकुनों के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और उनके पास अदालत का दरवाजा मौजूद है, और अदालत ने बहुत सारी रिलीफ दी है। मेरा ख्याल पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी पॉलिटिशियन को इतना रिलीफ नहीं मिला जितना इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को मिला है। और मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान की आज की अदालतों की आजादी और खुद मुख्तारी में पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेज ने जद्दोजहद की थी। सलमान वगैरह से मैं दोबारा लौट के आऊंगा सर, मैं आपसे जानूंगा, तो लिहाजा उनको अपना एक गैर जानिबदाराना रोल रखना चाहिए। ठीक है सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अलकादर ट्रस्ट केस है, इमरान खान साहब की आज नैब में पेशी है, आपको ये केस जो है वो ओमिनस नजर आता है खान साहब के लिए? क्योंकि खान साहब ने कल तो सोशल मीडिया में बैठ के सारा बताया कि जी अगर, और उनका 80% चांसेस है उनकी आज गिरफ्तारी हो जाएगी, जो कि नहीं हुई उनकी गिरफ्तारी। और ज़ाहिर बात है वो नैब का अपना एक तरीक़ाकार होगा, अब तो उसमें नई तरमीम भी आ गई जिनको उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन ही इज़ गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दोज अमेंडमेंट्स। आपको कैसे नजर आ रहा है उनका जो ख्याल गिरफ्तारी का है? मेरे ख्याल में क्योंकि ये जो एम्बेजलमेंट हुई है, जो ये केस बनना है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अच्छा। और उनके खिलाफ ये साबित है, इसलिए कि उनकी कैबिनेट भी शामिल थी। उसको वो कहते हैं ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। मैं इसलिए जानना चाहूंगा, आप लॉयर भी हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरे ख्याल में आज अता तारड़ साहब जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मुशीर हैं, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक अकाउंट भी बनाया हुआ था 460 अरब रुपए जो मीडिया टाइकून के देने थे। लेकिन अगर वो बात है तो प्रॉपर्टी टाइकून, फिर तो नैब को एक्शन ही नहीं लेना चाहिए। फिर तो सीधी सी बात है, अगर वो अकाउंट में मौजूद है तो वो वहां पे उसी में एडजस्ट कर दिया 60 अरब जा को वेरीफाई कर लेंगे ये वो अमाउंट है जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अच्छा, फिर तो आपको ये ओपन एंड शट केस लगता है? मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कैबिनेट के से अप्रूवल ली गई, जबरदस्ती अप्रूवल ली गई, एक बंद लिफाफे की अप्रूवल ली गई, तो सारी कैबिनेट ने एडमिट करके मिनट्स करके उसे अप्रूव किया। तो अगर ऐसी बात है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में अमाउंट है तो वो क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अदरवाइज तो ये केस साबित है। क्योंकि जो अमाउंट यूके गवर्नमेंट ने दी थी कि ये जिस पाकिस्तान से ये अमाउंट आई है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जी बिल्कुल, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास आई है। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के थ्रू उसको यूटिलाइज करना था गवर्नमेंट के फंड्स में, और वो उन्होंने दे दिया एक अदरवाइज इस्तेमाल करके उनसे प्रॉपर्टी ले ली। ये तो इतना बड़ा केस भी नहीं है। 458 कनाल जो दिए उन्होंने तो वो सुहावा में वहाँ पे जो अलकादर यूनिवर्सिटी बनी है, और वो उनके बेनिफिशियरी भी यही हैं। उनके मैं ट्रस्टी बेनिफिशियरी होता है। देखिए ना, ट्रस्टी अगर अदरवाइज है तो ट्रस्टी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट जो है वो किसकी है? वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। तो आपको इमरान खान साहब इसमें और या तो ये सैंक्शन हो, इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगर राय नहीं है, इसलिए कि वो खुद भी समझते हैं कि ये केस जो है ये प्रूव्ड। अच्छा, ओपन शट के चलो, वक्त खत्म हुआ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपका हारून रशीद साहब, आपका सलमान गनी साहब और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये इवॉल्विंग पॉलिटिकल सिचुएशन है, दाम बेल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। उनके मुतमिद साथी जो हैं वो उन्हें उनका जो साथ छोड़े जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि तादाद कोई 20-26 के करीब रहनुमाओं की हो गई है, और चुनिद यही है कि बाकी भी जाएंगे। अलबत्ता
अब जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो भी उनके खिलाफ चल रहा है और उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात की है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि जो किसी बेगुनाह को नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जो शरपसंद अनासर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। हम इन्हीं नुकात पर अपने प्रोग्राम की बहसों को चलाते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।